आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जल संसाधन पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। अब इसमें जानेंगे कि जल संसाधन क्या है। पहले आप लोग जानते हैं रिसोर्स क्या है। अच्छा, इसका एक पार्ट की पढ़ाई हो चुकी है, आज इसका सेकेंड पार्ट होगा। हम लोग काफी दूर तक इसमें जा चुके थे। चलिए समझते हैं आगे क्या क्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि जल संसाधन में कि संसाधन उसको कहा जाता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो प्रत्येक चीज हमारे लिए उपयोगी है, तो प्रत्येक चीज क्या है? संसाधन है। अब जल की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पानी हर एक काम में यूज होता है, बिना पानी के हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। ये सब चीज काफी कुछ हम लोग देख चुके थे। इसके अलावा ये भी देखे थे कि कहीं कहीं पे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है, जैसे गंगा नदी को लेकर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह भी चलाया गया है। चलिए हम लोग इतना तक पढ़े थे। ये मेरा फोन नंबर भी है, अगर आपको कभी कॉल करना हो तो कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। पुनः चक्र मतलब फिर से उसका उपयोग करना। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जिनका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब जिससे आप स्नान किए या बागवानी के लिए हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी के लिए किया जा सकता है। मतलब सिंपल सा वे में बोले तो ये बोला जा रहा है कि आपको एक ही पानी का इस्तेमाल 2-3 जगहों में हम लोग कर सकते हैं। इससे अच्छी गुणवत्ता वाली जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया जाता है, फिर भी पुनर्चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग जल की उपादेयता व्यापक है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे घर में सूखा बना हुआ है, तो जितना भी पानी हम लोग नहाते धोते हैं घर के अंदर ही रह जाता है इसको, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे रिसाइकिल होकर के जमीन के नीचे चला जाएगा और फिर वह हैंडपंप या बोरिंग के जरिए वापस हम लोग उसका उपयोग करते हैं। यह भी एक बोल सकते हैं पुनः चक्रण या पुनः पूर्ति योग है। तो भौम जल की आपूर्ति कभी खत्म होगी क्या? नहीं। अगर हम उसको नली के द्वारा बाहर भेज देते हैं तो ऐसी स्थिति में मेरा पानी की कमी हो सकती है जमीन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। जल संभर प्रबंधन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जमीन के नीचे वही पानी का सूखा बनाया जाता है और फिर जल का उपयोग करते हैं हम लोग। आप लोग देखे होंगे कुआं के आसपास कोई बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है, सारा पानी वहीं पे स्टोर होता है, गंदा पानी, लेकिन वो फिर मिट्टी के नीचे रिस के फिर अंदर चला जाता है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधि जैसे अंतःसरवन, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित भी किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा गया है कि भाई प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है कि कितना ज्यादा हम लोग सहयोग करके जल को बचा सकते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाता है। इसके अलावा बोले हरियाली केंद्र, देखिए एक नाम यहाँ पे दिया गया, यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी, सिंचाई का, मत्स्य पालन मछली पालन का और वन रोपण के लिए जल संरक्षण को योग्य बनाना है कि भैया इसका उपयोग कैसे किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जाती है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, ये देखिए कभी कभी पूछ लेगा आपसे एक नंबरिया के रूप में कि नीरू मीरू कार्यक्रम कहाँ चला है? आंध्र प्रदेश में। अरवारी पानी संसद कहाँ चला है? तो अलवार राजस्थान में। के अंतर्गत विभिन्न लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संरचनाएं भी बनाई गई है। जैसे क्या क्या बनाया गया है? तो पहला अंतर सरोवर, तालाब, ताल बनाए गए, तलैया बनाया गया है, इसको जोहड़ भी कहा जाता है तालाब ताल को, की खुदाई की गई है और रोग बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में
घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जल संग्रहण सीधा सा भी हम बोले, मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरे घर में सूखा बना हुआ है तो पानी जो भी हम लोग नहाते धोते हैं सारा पानी वहीं पे जमा हो जाता है, मतलब मिट्टी के अंदर का एक घर। तो तमिलनाडु में इस संरचना को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना के बनाए नहीं हो सकता, कि अगर घर बनाना है तो पहले तुमको ये चीज बनाना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे रोड पर पानी बहाएंगे, नहीं बहाने मिलेगा तुमको। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में जल संवर्धन विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है, फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पे है, क्योंकि अधिकतर जगह घर बना हुआ है तो फिर दिक्कत है, थोड़ा खाली जमीन पे ऐसा हो रहा है। देश में लोगों के बीच जल संवर्धन विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। अब आता है वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है, कि भैया वर्षा के जल को कैसे रोका जा सकता है या एकत्र किया जा सकता है, इसका अलग अलग उपयोग है। क्यों भाई? तो वर्षा जल संग्रहण का उपयोग भूमिगत जल वृत्तों को पुनः भरने के लिए किया जाता है। अब मान लेते हैं छत का सारा पानी मेरा वही सूखा है, वो हम बड़ा सा बना ले, छोटा बनाए मेरा घर में, अगर वो बहुत बड़ा बनता 3-4 कमरे के बराबर, तो छत का सब पानी वहीं स्टोर हो जाता, पानी रोड पे बहता नहीं, और साथ साथ मेरा यहाँ जमीन में पानी की कभी कमी होगी नहीं होगी। तो ये सब चीज बनाया जाता है। और ये सब चीजें अभी भी अगर आप बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, देवघर में भी अब हालांकि बनने लगा है अपार्टमेंट, तो उस अपार्टमेंट में क्या होता है, नीचे में जमीन के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा वगैरह किया जाता है ताकि पानी वगैरह भी वहां स्टोर रह सके। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी के अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी के प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके और मिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। मतलब वर्षा जल संग्रहण को जो है काफी अच्छा बताया गया है। तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। बहुत सारे समुदाय क्या है, जल का संग्रहण करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। तो देश में क्या है, कई सारे समुदाय हैं जो कि क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। जैसे परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का स्रोत क्या क्या है, जैसे झील वगैरह में, तालाब में, इन सब जगहों पे क्या किया जाता है, जल को संग्रहित किया जाता है। अब देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा संग्रहण किया जाता है। कारण क्या है, राजस्थान जो है आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है हमेशा, ये आप सभी जानते हैं। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी विधि कौन कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए एक नगर का अध्ययन करने के लिए दे दिया गया, रौलेगन सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में और रौलेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। कौन? रौलेगन सिद्धि। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। तो देखिए पूरा देश का एक उदाहरण है, इसलिए इसको लिख लेंगे। 1975 में यह गांव गरीबी और शराबी के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन तब आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में आकर बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसे गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। उसने क्या किया, कई सारे लोगों को तैयार किया, भाई देखो अपने से थोड़ा सा श्रम करना चाहिए, परिवार नियोजन को अपना करना चाहिए। परिवार नियोजन किसको बोलते हैं? परिवार नियोजन किसे कहा जाता है? किसी भी परिवार में 2 या 3 बच्चों की फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कि इतना ही बच्चा रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने का यह भी काम तैयार किया। ऐच्छिक श्रम, आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने की आवश्यकता थी, कि भैया कोशिश करना यह है कि हम लोग सरकार कम से कम निर्भर रहे।
उस स्वयंसेवी के कथनानुसार इसने परियोजनाओं की लागतों का समाजीकरण कर दिया कि बोला कि भाई देखो पानी का कमी है तो सरकार पर क्या डिपेंड है, पूरा गांव वाला मिल करके कोई तालाब खोद लो, आसानी से काम हो जाएगा ना। तो जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्हें भी प्रति वर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग किया। गांव में अंततः भी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें रिस रही थी। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं तक जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी और मद्य निषेध लागू कर दिया कि भैया इस गांव में कोई भी दारू नहीं पिएगा, दारू को मद्य बोला जाता है, ठीक है। खान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई देखो गन्ना उपजाने पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो इसको छोड़ दो, इसको उगाना ही नहीं है। तो एक चीज इसको याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि गन्ने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। गन्ने के लिए क्या होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कम पानी वाली कौन कौन सी फसलें हैं, तो कम पानी वाली फसलें कौन कौन सी है, दाल है, तिलहन है और कुछ नकदी फसल है। इन सब चीजों पे प्रोत्साहन दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों को पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई और उसके बाद से यहाँ पर कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया गया। मतलब सारा काम ये लोग खुद ही कर रहा था, सरकार से कोई लेना देना नहीं। तालाब बनवाना है अपने बनवा लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो अपने सॉल्व कर लेंगे, पुलिस के पास नहीं जाएंगे। ये सब चीज ये लोग करना शुरू कर दिए। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। उसके लिए भी कोई दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धान का कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल गांव अपने समीपवर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल भी वहां पर्याप्त मात्रा में है। खेती, फल फूल सब चीज पर्याप्त मात्रा में फल फूल रहा है। और नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी को समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है, रौलीगंज के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। जब तक यह एक आदर्श गांव नहीं बन जाता तब तक इसका विकास चलते चलेगा। और आज जो है भविष्य में रौलीगंज देश को एक अलग मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है। ये किसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, रौलीगंज गांव की, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, कहीं रौलीगंज, हाँ रौलीगंज लगा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जल संभर द्वारा जल संरक्षण। यहाँ देखिए प्रस्तर कूप दिखाया गया है, झीलों के द्वारा भी संरक्षण किया जाता है, तो बहुत सारा है। सर्विस कूप द्वारा, ये देखिए घर में वर्षा जल संग्रहण है, चलिए ठीक है सर। ये सर्विस कूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। छत का पानी आपका देखिए यहाँ से नीचे उतर रहा है, नीचे उतरा, इस जगह से गया ब्रिक खनिज, यहाँ पर क्या हो रहा है, खनिज में पत्ता उत्ता को सब छान लिया गया होगा। यहाँ बालू और आपका गिट्टी रखा होगा। गिट्टी जानते हो ना, अगर गिट्टी और बालू रहेगा तो वह आपका गंदा पानी को छानता है बहुत हद तक, और उसके बाद उस साफ पानी को यहाँ सर्विस कूप में डाल दिया। अब वो पानी क्या करेगा, उस पानी का उपयोग पटवन के लिए तो कर ही सकते हैं, भले पीने के लिए नहीं करेंगे। खेत वगैरह पटाने के लिए किया जा सकता है। भंडार टैंक भी होता है, देखिए यहाँ बालू खनिज रहा है, यहाँ से फिर भंडार टैंक में जा रहा है, पुनर्भरण कूप बना दिया, कुआं बना दिया सीधा। यहाँ लॉकेज था, यहाँ लॉकेज नहीं है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा खेत में भी क्या करता है, खेत का जो पानी है लास्ट में वो लोग कुएं में काट देता है, ये सारा पानी जाके कुआं में ही चला जाए, ताकि फिर हमको क्या करना है, कुआं से खेती पटाना है। कुआं पूरा लबालब भरा रहेगा तो खेत पटाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बहुमूल्य जल संसाधन। बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण परिविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इससे घरों की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। तो हम लोग वर्षा जल संग्रहण के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। घर का छत का और खुला स्थान में जितना भी वर्षा आ रहा है सारा पानी कई जगह गिरा दो। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता को कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है। अब देखो अगर मान लेते हैं पानी मेरा ऊपर चढ़ गया तो हमको निकालने में कम मोटर खर्चा होगा ना।
आसानी से पानी निकल जाएगा, ज्यादा लंबा दूर तक रहा तो फिर निकालने में देर लगेगा। तो ये सब की भी ऊर्जा की भी बचत होती है। तो ये हम लोग देखिए कि अगर आपका पानी ऊपर रहेगा तो जल संसाधन की जो है सॉरी ऊर्जा की खपत जो होगी कम होगी, यानी ऊर्जा की बचत होगी, और इससे भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि को देश के बहुत से राज्यों में बड़ी पैमाने पर उपयोग में लाया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिला है। किसको लाभ मिला है? नगरीय क्षेत्र को, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि नॉर्मल सा बात है, गाँव में आबादी जो होती है कम होती है, जबकि शहरों में आबादी ज्यादा होती है। एक के ऊपर एक फ्लोर बनते जा रहे हैं तो पानी तो वहां ज्यादा चाहिए ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का यह एक महत्वपूर्ण उपाय भी है। ठीक है, आगे है, फिर भी व्यक्तिगत उपभोक्ता, घरेलू और समुदाय के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य का है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? जल का मूल्य का। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता। पहला है राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पहला है पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण आधारित किए गए। पहला क्या बोला गया? सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक के रूप में सम्मिलित करना, जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल में क्या होना चाहिए? सभी मानव जात और प्राणियों को उपलब्ध कराना चाहिए। भौम जल का शोषण को सीमित करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, करने का उपाय होना चाहिए। मतलब ये सारा कई सारे प्रोग्राम बताए गए, इन सब प्रोग्रामों को लगाया जाना चाहिए और जल का उपयोग को कम किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जल का भराव कैसे अधिक से अधिक हो सके जमीन में, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जल क्रांति अभियान कब से कब तक है? 2015 से 2016। जल एक पुनः उपयोगी साधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है अर्थात आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। सीधा सा बोले, मेरे परदादा जी एक थे, लेकिन उनका आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ी हो गई, एक पूरा गांव हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जल का उपयोग तो ज्यादा होने लगा। तो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि की और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होते जा रहा है, अब देखो पहले हम लोग के घर में क्या यूज होता था? पंखा यूज होता था। अब कूलर यूज करने लगे हैं, बहुत सारे लोग कूलर यूज कर रहे हैं, तो पानी चाहिए ना, तो पानी की कमी भी होगी कहीं ना कहीं उसके साथ साथ। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना था। तो ये चीज लाइन आपको पूरा याद कर लीजिएगा। जल क्रांति अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य जो है स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई। पहला क्या बोला गया? जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में प्रत्येक जिले में एक गांव जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि टोटल मिलाकर के जिलों की संख्या कितनी है भारत में? कितनी हो गई? 672। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की जो है पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा का उत्तर साइड, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का दक्षिण साइड, राजस्थान, गुजरात, तो बहुत सारा जगह है जहाँ पे क्या होता है, बोला गया कि एक आपको हेक्टेयर मॉडल कमांड बनाया जाएगा ताकि जल की कमी को वहां पर दूर किया जा सके। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, भूमिगत जल प्रदूषण को कम किया जाए, इस बात पर भी जोर दिया गया। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण किया गया। कि आर्सेनिक मुक्त कुआं मतलब कि जिसमें आर्सेनिक की मात्रा कम हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आर्सेनिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो कहीं कहीं पे जल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जो हमारे शरीर को नुकसानदेह पहुंचा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उपसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे जनसंचार माध्यम को बनाया गया। आप लोग देखे होंगे विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 22 अप्रैल को शायद ना, फिर देख लीजिएगा। तो जल क्रांति अभियान
इस तरह से बनाया गया कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका भी प्रदान किया जा सके, कि भाई जल सुरक्षा से क्या होगा, खाद्य सुरक्षा और आजीविका भी मिलेगा। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ये सब लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत कोई नहीं बनाते हैं और ये मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग का काम है खुद से खोजिए और खोज करके इसका आंसर बताइएगा। जैसे दिया है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर का है, सिंचाई का, उद्योग का या घरेलू उपयोग का। तो दे दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा, कि सिंचाई में सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों खोज लीजिएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है, अजैव, जैव, अनवीकरणीय या अचक्रीय। अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं, लेकिन जल जैव संसाधन तो नहीं होगा, जीवित चीज नहीं है, अजैव संसाधन में ले सकते हैं। कोई अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको नवीकरणीय फिर से उपयोग किया जा सकता है, तो अजैव भी लेंगे। सुनिएगा एक बार अपने से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।